नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं धातु व अधातु, जिसका आज ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग धातुओं का परिष्करण है, जो मतलब धातुओं को शुद्ध करने की जो विधि है। आप जानते हैं विद्युत अपघटन परिष्करण विधि है जो सबसे प्रचलित विधि है। उसके साथ में संक्षारण जंग के बारे में जानेंगे, संक्षारण से बचाव के बारे में बात करेंगे और कुछ मिश्र धातुओं के बारे में बात करेंगे। जो अपना आज का पहला टॉपिक है अपना धातुओं का परिष्करण। तो इसका आंसर क्या है कि तो धातुओं को शुद्ध करने का जो तरीका होता है, जो आपकी अशुद्ध धातु होती है, उन अशुद्ध धातुओं में से जो अशुद्धियां निकालकर शुद्ध धातु करने की जो विधि है, सबसे प्रचलित विधि वो आपकी है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इसको विद्युत अपघटन अपचयन विधि भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि धातुओं से अपद्रव्य को हटाने की, अपद्रव्य आपकी क्या हो जाएगी, अशुद्धियां हो जाएगी। अशुद्धियां बोल सकते हैं, गैंग बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आधात्री बोल सकते हैं। उनको हटाने की सबसे प्रचलित विधि है आज के समय की, वो है आपकी विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि या अपचयन विधि। अब बात करते हैं कि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि या विद्युत अपघटनी जो आपकी अपचयन विधि है वो क्या होती है, तो उसके बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें थोड़ी अपनी भाषा इस डायग्राम के नीचे आई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि की हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ी आपकी भाषा दे रखी है, उस भाषा के बारे में देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी जो परिष्करण है उसमें जो अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करने की सबसे एक प्रचलित विधि हो। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी अशुद्ध धातुएं होती है, उन अशुद्ध धातुओं से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे किस विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा प्राप्त करेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा। इस विधि में क्या होता है, जो अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध धातु की जो छड़ होती है उसको एनोड के रूप में लेते हैं, और जो शुद्ध धातु की छड़ होती है उसको कैथोड के रूप में लेते हैं। जिस धातु को हमको शुद्ध करते हैं उसी धातु का अपने को जो विलयन है वो लवण के रूप में या लवण विलयन अपने को काम में लेना है। तो हम लोग पहले इसका डायग्राम समझे, इसमें देख लो। इस अशुद्ध धातु का एनोड छड़ लेनी है आपको, और शुद्ध धातु की कौन सी छड़ लेनी है, कैथोड छड़ को। आपको पता है कि एनोड के ऊपर प्लस होता है, कैथोड के ऊपर आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। ये आपका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका विद्युत अपघटनी अपचयन या विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का जो डायग्राम चित्र। इसका अलग से एक दो नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि विद्युत अपघटन अपचयन विधि का नामांकित चित्र बने, तो आपको ये बनाना है नामांकित चित्र। नामांकित चित्र में आप देख सकते हो, एक आपको टैंक लेना है। देखो आपको टैंक ले रखा है, देखो इस प्रकार ये टैंक ले लिया है और इसका नाम टैंक लिख दिया है। इसके अंदर आप देखो कि दो छड़े लिए, एक आपकी एनोड लिए, एक क्या ले लिया अपने, एनोड। जो एनोड छड़ है वो आपकी कौन से धातु की है, अशुद्ध धातु की। ये बात बताऊं जी, मेन बात यही है इसमें, अशुद्ध धातु की एनोड छड़ ली जाती है। किस धातु की ली जाती है, अशुद्ध धातु की। जो कैथोड आपकी छड़ होती है वो होती है आपकी शुद्ध धातु की। किस धातु की, शुद्ध धातु की। ये होगी अपनी शुद्ध धातु की। और इन छड़ों को दोनों को एक बैटरी से, ये अपना बैटरी का धनात्मक सिरा हो गया, एनोड वाला धनात्मक सिरा होता है, और ऋणात्मक वाला कौन सा सिरा होता है, कैथोड सिरा होता है। यहाँ पर एक अपनी कुंजी के होगी, ये लो। इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो हमेशा विद्युत धारा की दिशा की विपरीत दिशा होती है। जो ये विलयन किया जाता है जिस धातु को शुद्ध करना है, यहाँ पे यदि हम लोग इसमें देखो चित्र में अपना कॉपर दे रखा है, यदि कॉपर को शुद्ध करना है तो आपको कॉपर का अम्लीकृत लवण विलयन लेना है। देखो इसमें आ रखा है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, COSO4। अम्लीकृत का मतलब होता है, क्यों अम्लीकरण का मतलब होता है जिनका पीएच मान 0 से 7 मतलब 0 से 7 के बीच में होता है। तो कॉपर सल्फेट का हम लोग विलयन ले लेते हैं। विलयन आपको जो भाई हम जिस धातु को अपना शुद्ध करना है उसी धातु को। तो ये अपना डायग्राम हो गया। डायग्राम को आप देख सकते हो, एक अपना टैंक लिया है, टैंक के अंदर दो हमने छड़े रखी है, एक एनोड है दूसरी कैथोड है। एनोड छड़ है वो आपकी अशुद्ध धातु की है, और कैथोड है जो शुद्ध धातु की है। अपने को अशुद्ध धातु से क्या प्राप्त करना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। अशुद्ध से शुद्ध बनाना है, कैसे करेंगे। और आप इसमें देख रहे हो कि एनोड के नीचे आप ये देखो अपद्रव्य। अब अपद्रव्य मतलब अशुद्धियां होती है, वो जब इस परिपथ में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने पर क्या होती है कि इसके अंदर जो अशुद्धियां होती है, जो अशुद्ध छड़ होती है, वो धीरे धीरे इस विलयन में घुलने लगती है। और इनमें से जो आपकी शुद्ध धातु होती है, वो शुद्ध धातु क्या होती है, कैथोड की छड़ पर चिपक जाती है, मतलब वो कैथोड की छड़ पर चली जाती है। जितनी भी अशुद्धियां होती है वो सारी अशुद्धियां देखो अपद्रव्य के रूप में एनोड के नीचे, जिसे एनोड पंख बोलता है। आप यदि पूछ रहे हैं एनोड पंख क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में जो प्रक्रिया होती है उसमें जो
अशुद्धियाँ होती है वो एनोड के नीचे उस पात्र में पेंदे में नीचे इकट्ठा हो जाती है, उसको एनोड पंख बोल सकते हैं या अपद्रव्य बोल सकते हैं। अपद्रव्य का मतलब अशुद्धियाँ, एनोड पंख का मतलब भी अशुद्धियाँ। उस विधि में जो आपकी अशुद्धियाँ वो छड़ है, जैसे इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, छड़ धीरे धीरे अपनी अशुद्धियाँ भूलकर किसमें, इस विलयन में मिल जाएगी। जितनी भी शुद्ध धातु होती है वो शुद्ध धातु किस पर चली जाएगी, कैथोड पर चली जाएगी। फिर हम लोग कैथोड को बाहर लेकर अपनी शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कैथोड है वो शुद्ध धातु की छड़ है। अब इसकी जो भाषा है वो भाषा मैं आपको बता देता हूँ, भाषा क्या है देख लो। इसकी जो भाषा है आराम से देख सकते हो आप, इसकी ये भाषा ये देख लो। हम लोग क्या करते हैं कि जब बैटरीज हैं, वही बात कर रहे हैं भाई हम लोग, बैटरी कितने वोल्टेज की हो सकती है, 6 वोल्टेज की हो सकती है, 12 वोल्टेज की होती है। जब बैटरी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध धातु की छड़ गलने लगती है। अब अपने को भाई अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, तो अशुद्ध धातु की छड़ क्या होते हैं, गलने लगती है। अशुद्ध धातु की छड़ कौन सी है, एनोड, वो गलने लगती है और उसमें से शुद्ध धातु निकल कर कैथोड की छड़ पर चिपक जाता है। जो शुद्ध धातु होती है, अशुद्ध होती है वो तो लवण के विलयन में घुलकर एनोड पंख के रूप में या अपद्रव्य के रूप में उस पात्र के पेंदे में एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाती है। जो शुद्ध धातु होती है वो किस पर जाकर चिपक जाती है, कैथोड पर। और अशुद्धियाँ एनोड छड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जिसे एनोड पंख बोलते हैं, जिसे अपद्रव्य भी बोलते हैं। और इस प्रकार कैथोड छड़ को निकाल कर अपनी शुद्ध धातु प्राप्त कर लेती है। अब बहुत सारे बच्चे इस क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम इजी सी विधि। एक टैंक लेना है, टैंक के अंदर 2 छड़ें हैं, एक एनोड है और दूसरी आपकी कौन सी है, कैथोड है। एक तो आपकी एनोड है, दूसरी आपकी कौन सी है, कैथोड है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, ये देखो इसमें ये आपका टैंक लिया हुआ है, उसके अंदर आपकी एक एनोड है, ये और एनोड होगी। और एनोड जो छड़ ली हमने ये अशुद्ध है और ये आपकी शुद्ध है। जब इसके अंदर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हम लोग क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अशुद्ध छड़ इस विलयन में घुलने लगेगी। जो अशुद्ध होती है पात्र में एनोड पंख के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर चली जाएगी। फिर कैथोड छड़ को बाहर निकाल कर शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें हार्ड कुछ नहीं है। पात्र में आपको लेना क्या है, विलयन आपका जिस धातु को हम लोग शुद्ध करते हैं उसी का विलयन लेना है, उसी लवण का विलयन लेना है। जैसे कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का हम लोग विलयन ले रहे हैं। आगे चलता है अपना अगला टॉपिक है, ये हो गया अपना विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि या अपचयन विधि, जो आज के समय में धातुओं, वह धातुओं से धातु शुद्ध धातु प्राप्त करने की सबसे प्रचलित विधि। अब बात करते हैं हम लोग संक्षारण की। संक्षारण के बारे में आप लोग जंग के बारे में जानते ही हो, पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था संक्षारण क्या होता है। संक्षारण की मतलब वायु में उपस्थित जो आपकी नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसके संपर्क में धातु आ जाती है तो धातु के ऊपर जंग लग जाता है, धातु खराब हो जाती है, उसी को अपना क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। मतलब अपने वायुमंडल के आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में यदि धातु आती है वो संक्षारित हो जाती है। इसमें अपनी भाषा क्या देखेंगे, वो भाषा देख लो। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, धातु किसके संपर्क में रखा जाता है, वायुमंडल में, तो उसमें उपस्थित गैसें एवं नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट हो जाती है, धातुएं नष्ट हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में जो हम लोग लोहा काम में लेते हैं उसका 15% लोहा, एक वर्ष में 15% लोहा संक्षारण के कारण नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। 85% ही लोहा का मतलब बचता है, बाकी 15% संक्षारण के कारण नष्ट हो जाता है। क्योंकि संक्षारण एक ऐसी विधि है जिसके अंदर वायु में उपस्थित जो आपकी नमी होती है, जिसके कारण जंग लग जाता है, लोहा आपका धीरे धीरे खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो संक्षारण की परिभाषा आपने देख ली। इसके बाद में कुछ आपसे क्वेश्चन है छोटे से संक्षारण के बारे में। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आपके सामने है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु, सिल्वर आप जानते हैं चांदी को बोलते हैं, सिल्वर किसको बोलते हैं, चांदी, जिसका प्रतीक आपको पता है Hg होता है। सिल्वर का मतलब चांदी की वस्तु को आप लोग क्या होता है, खुली वायु में कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, वो काली हो जाती है। भाई उस चांदी की वस्तु का काली होने का कारण क्या होता है, आपको पता है। पहले पार्ट हमने इतना ही पढ़ा था कि चांदी के परत के ऊपर काले रंग, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तो उसका कारण क्या है कि भाई चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है। तो इसमें आपको कारण दे रखा है, सिल्वर का वायु में उपस्थित है। बात किसकी हो रही है, सिल्वर का वायु में उपस्थित है सल्फर के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करेगी, सिल्वर सल्फर के साथ क्रिया करके या सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है आपका Ag2S। ये आपका सिल्वर सल्फाइड का परत बनाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। अब आपको पूछे कि भाई
जो आपकी चांदी होती है उसको वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वो काली, उसके ऊपर काले रंग की परत क्यों आ जाती है? तो उसका कारण ये है कि वायुमंडल में उपस्थित जो आपकी सल्फर होती है वो सल्फर सिल्वर के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करती है? सिल्वर सल्फाइड का। और सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण उसके ऊपर किस रंग की कलर की परत आ जाती है? काले रंग की। सिल्वर की अभिक्रिया सल्फर के साथ होगी तो सिल्वर सल्फाइड की उसके ऊपर परत आ जाती है किस रंग की? काले रंग की। बस इतना ही है। अगला देखो छोटा सा अगला एक क्वेश्चन और है आपसे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखो आपका कि कॉपर की वायु में, देखो अपना क्या दे रखे हैं? कॉपर की वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या होता है? आप लोगों को क्या करना है? कॉपर की वायु में उपस्थित वायु भी होनी चाहिए, आर्द्र वायु की मात्रा भी होनी चाहिए। एक तो कॉपर हो गया, आर्द्र वायु मतलब वायु की मात्रा होनी चाहिए। आर्द्र वायु में जो आपकी उपस्थित कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि वो क्रिया करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। कार्बन डाइऑक्साइड नाम दोबारा रखा है ना भाई। कॉपर की वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या होता है? आपको अभिक्रिया करनी है, कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ करनी? कार्बन डाइऑक्साइड की आर्द्र वायु की उपस्थिति में। तो आपको पता है कॉपर की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो CuCO3 का निर्माण होगा, कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होगा। तो आपको इसका आंसर आपको क्या देना है कि अभिक्रिया करने पर क्या होता है? देखो कॉपर है, एक कॉपर की जो सतह होती है वो कॉपर की सतह भूरे रंग की, कॉपर की सतह के ऊपर जो भूरे रंग की चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि कॉपर की चमकीला पदार्थ होता है उसके ऊपर भूरे रंग होती है। जो भूरे रंग की जो परत होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खत्म होने का कारण क्या है कि इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और हरा पदार्थ क्या है? कॉपर कार्बोनेट। पहले पार्ट में सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा था कि कॉपर का मतलब तांबा होता है। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ने का कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि कॉपर जो वायु में उपस्थित, आर्द्र वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। और कॉपर कार्बोनेट एक हरा पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? हरा पदार्थ। इसकी भाषा ये लिखी हमने, कॉपर की सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसके ऊपर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? हरे रंग की। और वो हरा पदार्थ क्या है? कॉपर कार्बोनेट है। क्या कॉपर कार्बोनेट? CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। क्या है? CuCO3 कॉपर है, कार्बोनेट CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। हार्ड कुछ नहीं है। पहले पार्ट में आपका था कि तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो हरे रंग की परत ऐसे चढ़ती है, वो कॉपर होता है वो आर्द्र वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो भूरे रंग की जो परत है वो तो चमक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो हरा पदार्थ यदि आपसे पूछ ले कि कॉपर के ऊपर तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है, वो हरा पदार्थ है क्या? वो कॉपर कार्बोनेट है। क्या चीज़ है? कॉपर है। कार्बोनेट बना कैसे? आर्द्र वायु की उपस्थिति में आपने कार्बन डाइऑक्साइड से उसने क्रिया कर ली, तो क्रिया करेगा तो सीधी सी बात, आर्द्र का मतलब नमी की उपस्थिति में। आगे चलो, आगे दे रखे हैं अपना ये, आपको इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि लोहे की वस्तुओं पर ऑक्सीजन व जल की क्रिया से बना भूरे रंग का पदार्थ जंग कहलाता है। मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था, अभी बता देता हूँ कि लोहे में वायुमंडल में उपस्थित आपकी ऑक्सीजन और नमी के कारण उसके ऊपर भूरे रंग की परत का चढ़ना जंग कहलाता है। उसके कारण आपका मैंने बताया कि वर्ल्ड का 15% जो आपका लोहा है उसके कारण नष्ट हो जाता है। तो भूरे रंग की परत को जंग बोलते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर आपकी 3 परत नीले ले रखी हैं। तीनों परत नीलियों को ऊपर से किसी कोरक या लकड़ी के टुकड़े, कोरक मान सकते हैं, कोरक बोलते हैं, कोरक बोले। कोरक का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़े से तीनों परत नीली को ऊपर से बंद कर रखा है। आप देख सकते हैं तीनों परत नीली को ऊपर ऐसे लकड़ी का टुकड़ा लगा रखा है, तीनों परत नीली को ऊपर से बंद कर रखा है। अब इसमें अपने को जांच क्या चीज करनी है? अपने को जांच करनी इसमें दे रखा है कि लोहे पर जंग लगने की स्थिति की जांच करनी है। किस स्थिति में लोहे पर जंग लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। आपको 3 परत नली दिखाई दे रही होगी। पहले परत नली में लोहे की कील डाल दी है। देखो इसमें आपकी परत नली है, परत नली के अंदर किसकी कील डाल दी है? लोहे की। देखो पहली परत नली है आपकी, ये परत नली, इसके अंदर है जल भी है आपका। देखो ये आपका हो गया पानी, पानी के अंदर ये आपकी लोहे की कील डाली, 2 कीलें डाली हुई है, ऊपर आपकी वायु है। तो इसका मतलब आपको क्या बता रहा हूँ कि इसमें जो आपकी कील दिखाई दे रही है वो वायु और पानी दोनों के संपर्क में है। पहली वाली कंडीशन में आपकी
कील है वो जल और वायु दोनों के संपर्क में है, उसको ऊपर से बंद कर रखा है। इस वाली कंडीशन में क्या है कि ऊपर से आपने बंद कर रखा है, यहाँ पर आपकी वायु भरी हुई है, इस स्थान पर वायु है और वायु और जल के बीच में आपका क्या एक परत बनी हुई, इतनी परत तेल की बनी हुई। किसकी परत बनी हुई है? तेल की। और यहाँ पर आपका ये पानी के अंदर आपकी 2 कीलें डूबी हुई है। और तीसरी में आपकी देखो यहाँ पर आपकी शुष्क वायु है, शुष्क वायु, इसके अंदर आपकी सिर्फ वायु है, एकदम शुष्क वायु, और पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें नमी की मात्रा नहीं बिल्कुल भी, शुष्क वायु है। नीचे आपका भरा रखा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, शुष्क कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा है, उसमें आपकी 2 कील रखी हुई। अब आपको ये पूछा है, इसमें आपको ये बताना है कि किस स्थिति में लोहे की कील पर जंग लगेगा। इस स्थिति में नहीं लगेगा। पहली बात, इस स्थिति में लोहे पर जंग नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जंग लगने के लिए सिर्फ जल की आवश्यकता होना जरूरी नहीं। जल सिर्फ जल में जंग नहीं लगता, जल के साथ में वायु की उपस्थिति भी जरूरी है। बिना वायु की उपस्थिति के आप लोहे की कील को डुबा जरूर दोगे पानी के अंदर, फिर भी जंग नहीं लगेगा यदि वायु नहीं मिलेगी। बीच में तेल की परत बन गई है तो उसको वायु नहीं मिल रही है, वायु नहीं मिलेगी तो इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखना। इस स्थिति में आपकी पहली वाली स्थिति जो पहली परत में दे रही, उस स्थिति में आपकी जंग लगने वाली, जंग लगी कील होगी, क्योंकि इसमें जो आपकी कील दिखाई दे रही है वो जल और वायु दोनों के संपर्क में है। इस स्थिति में आपकी जंग लगेगी। आगे देख लो। आगे हम बात करते हैं कि संक्षारण, हमने जंग के बारे में तो बात कर ली। अब संक्षारण से या जंग से आपका सुरक्षा कैसे करते हैं, सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉइंट आप जानते भी हैं कि लोहे से लोहे को जंग लगने से या अन्य धातुओं को जंग लगने से बचाव के लिए किस प्रकार हम लोग बचाव कर सकते हैं। पहले दे रखा है कि धातु की सतह पर हम लोग पेंट करके, यदि हम लोहे की सतह के ऊपर पेंट कर देते हैं तो उसको जंग से या संक्षारण से उसको बचा सकते हैं। दूसरा दे रखा है अपना जो जितने भी मशीन के पुर्जे होते हैं, अंदर के पार्ट होते हैं, उनको तेल अथवा ग्रीस लगाकर समय समय पर यदि हम लोग उन पार्टों को यदि ग्रीस और तेल लगाते हैं तो उनको हम लोग जंग से बचा सकते हैं। तीसरा है आपका विद्युत लेपन। विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सतह पर निकल कॉपर की परत चढ़ाकर, मतलब हम लोग दूसरे धातुओं की, कॉपर का मतलब तांबा, निकल की विद्युत लेपन विधि होती है। उस विधि के द्वारा हम लोग क्या होता है, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर उस धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। और जंग रोधी विलीनों, मतलब कुछ ऐसे विलीन भी होते हैं जो उस धातु पर जंग नहीं लगने देते हैं। जंग रोधी विलीनों का उपयोग करके, तो पहला हो गया आपका धातु की सतह पर पेंट करके, पॉलिश करके। दूसरा हो गया मशीनों की पुर्जे होते हैं उनके ऊपर तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर भी संक्षारण से धातु को बचा सकते हैं। विद्युत लेपन विधि द्वारा किसी लोहे की सतह पर निकल और कॉपर, निकल का प्रतीक Na होता है, कॉपर का प्रतीक आपको होता है CO होता है, उनकी परत चढ़ाकर जंग रोधी विलीनों का उपयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। और आपको पता है ये सबसे मोस्ट विधि है 5 नंबर जंग बचाने की, यश दे लेपन। यश दे लेपन आपको पता होगा क्या होती है, यश दे लेपन। यश दे लेपन का मतलब क्या होता है, लोहा और जो इस्पात धातु होती है उसके ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यश दे लेपन कहलाती है। इसकी भाषा मैंने आपको दे रखी है। यश दे लेपन क्या होता है, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिंक का प्रतीक होता है Zn होता है। जिंक का प्रतीक क्या होता है, यश दे लेपन। यश दे लेपन का मतलब क्या, दोबारा बता देता हूँ। यश दे लेपन का मतलब होता है कि लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यश दे लेपन प्रक्रिया बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परिभाषा 2-3 बार काफी बार पूछी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्र धातु की। तो आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण का मतलब होता है उन धातुओं को एक दूसरे में से इस प्रकार मिलाया जाता है कि उनमें वो धातु अलग अलग नहीं दिखाई देती, वो धातु मतलब एक ही दिखाई देगी फिर आपको। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी का मतलब होता है, समांगी का मतलब होता है उनमें आप अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे हम लोग दूध के अंदर पानी मिला देते हैं, वो एक द्रव्य विलयन है, तो एक प्रकार वो समांगी विलयन है। तो यहाँ पर मिश्रण की बात करते हैं तो उन धातुओं को एक दूसरे से इस प्रकार मिलाया जाता है कि उन धातुओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। और मिश्र धातु के उदाहरण है पीतल और कांसा की बात करते हैं। ये किन किन धातुओं में मिश्र धातु हैं वो भी अभी बात कर लेंगे अभी। तो मिश्र धातु की परिभाषा क्या होगी, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। पहला हो गया अपना पीतल, दूसरा आपका अपना क्या हो गया, कांसा। पीतल आपको पता है कॉपर जिंक होती है, उसके द्वारा अगली कॉपर और टिन होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं सोने की। आपको पता है सोने का
उपयोग किस में करते हैं, आभूषण बनाने के लिए काम में लेते हैं। अब जो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है भाई, किसी ने आपसे पूछ भी ले कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का सोना होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि 24 कैरेट का जो सोना होता है उसको आभूषण बनाने के लिए काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो सोना इतना नरम होता है कि उसको उससे आभूषण बन ही नहीं सकते। अगर आभूषण बन जाएंगे तो आभूषण कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए चलेंगे, टूट जाएंगे, नरम लोहा होता है। तो उनको कठोर मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर लगभग तांबा और चांदी मिलाई जाती है थोड़ी मात्रा में। तो इसी को जो आभूषण जो आपको तैयार होते हैं लगभग 22 कैरेट के सोने से तैयार होते हैं। इसमें ये भी आ रखा है कि आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, 22 भाग सोना होगा और 22 भाग के शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। क्योंकि जरूरी है मिलाना, क्योंकि नहीं मिलाएंगे तो आपके आभूषणों को मजबूती नहीं दे पाएंगे। क्योंकि शुद्ध सोना नरम होता है। आप पूछ लें कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। आभूषण कितने कैरेट के सोने से तैयार किए जाते हैं, 22 कैरेट से। 24 से कर सकते हैं लेकिन वो टूट जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग आपका चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ताकि उन आभूषणों को मजबूत बनाया जा सके, आसानी से टूटे ना अपना। उसके बाद हम बात करते हैं अमलगम की। ये परिभाषा भी 2-4 बार पूछी गई है। अमलगम का मतलब आप जानते ही होंगे। अमलगम मतलब यदि कोई धातु पारा है, पारद है, यदि कोई धातु अपनी पारा है, पारा के बारे में जानते हो कि एक ऐसी धातु है जो सामान्यतः पर दर अवस्था में होती है। ये किस अवस्था में होती है, दर अवस्था में होती है, और उसकी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। मतलब कोई धातु पारा है, उसकी मिश्र धातु है, उसको अमलगम बोलते हैं। कोई धातु आपकी पारा है, उसकी मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। पारा आपकी सामान्यतः पर एकमात्र ऐसी धातु है जो दर अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में आगे है अपना दे रखा है, देखो कि जो शुद्ध धातु होती है, अपनी शुद्ध धातु की अपेक्षा उसकी मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक का मान हमेशा कम होता है। मतलब कोई भी शुद्ध धातु होती है उसकी जो हम लोग मिश्र धातु तैयार करते हैं, 2 धातुओं को मिलाकर आपस में जो समांगी मिश्रण करके जो नई धातु बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, वो मिश्र उस धातु की तुलना में मिश्र धातु की गलनांक का मान भी कम होता है। गलनांक का मतलब वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में बदल जाता है, मतलब उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे वो द्रव्य में बदल जाएगा, नरम मिश्र धातु बनेगी और उसकी चालकता भी कम हो जाएगी। तो उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ मिश्र धातु को। देखो पहला तांबा व जस्ते। तांबा व जस्ते मतलब Cu प्लस Zn, जिंक की बात हो रही है। दोनों Cu प्लस जिंक दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पीतल धातु का। आपको पूछ लेना जो आपकी पीतल मिश्र धातु होती है वो किन 2 धातु से मिलकर बनी होती है, तांबे और जस्ते से। किससे मिलकर बनी होती है, तांबे और जस्ते से। अब आप बात करते हैं कांसा की, कांसे की बात कर लेते हैं। कांसा अपना तांबे और टिन की एक मिश्र धातु होती है। टिन और मतलब तांबे को ऊपर Cu हो गया, टिन का Sn हो गया, इन दोनों से मिलकर जो मिश्र धातु तैयार होती है वो आपकी कांसा होगी, जो कि विद्युत की कुचालक होती है। अब आपको ये भी पता है कि कॉपर तांबा होता है, उसको तो हम लोग विद्युत के जितने भी तार वायर होते हैं उनमें बनाने में काम करते हैं। जितने भी वायर अपने विद्युत धारा के विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान में विद्युत धारा प्रवाहित करने हैं, उनमें जो आपके तार काम आते हैं उनके अंदर हम कॉपर ही काम लेते हैं, तांबा। अब तांबे और टिन द्वारा एक हम लोग मिश्र धातु तैयार करते हैं जिसका नाम है कांसा। वो कांसा खुद विद्युत की कुचालक है। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं कि जो शुद्ध धातु की अपेक्षा जो उसकी मिश्र धातु होती है उसकी विद्युत चालकता का मान कम होता है, या उसका गलनांक का मान क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में अपनी एक और है मिश्र धातु, जिसका नाम है आपका, इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली भाई। ये था अपने तांबे और जस्ते से मिश्र धातु बनती है वो आपकी होगी पीतल, और तांबे और टिन के द्वारा जो मिश्र धातु वो आपकी होगी कांसा, जो विद्युत की कुचालक होती है। और शीशा और टिन से जो मिश्र धातु बनती है वो सोल्डर बनती है। तो सोल्डर का गलनांक इतना कम होता है कि जो विद्युत के तो वायर होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है भाई। सोल्डर आप जानते हैं भाई, शीशा और टिन, शीशा आप जानते हो पीवी लेड को बोलते हैं, शीशा हो गया, टिन Sn हो गया, इन दोनों से बनकर जो आपकी मिश्र धातु तैयार होती है वो आपकी सोल्डर हो गई। वो सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है, जिसका उपयोग विद्युत तारों के वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग आप जानते हैं, वेल्डिंग आपको पता है, आप वेल्डिंग बोलते हो। तो ये अपनी 3 मिश्र धातु थी। तांबे और जस्ते से अपनी बन गई पीतल, तांबे और टिन से बन गई अपनी कांसा, और शीशा और टिन से बन गई अपनी सोल्डर। सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है। सोल्डर जो मिश्र धातु है उसका उपयोग हम विद्युत धारा के जो तार होते हैं उनकी वेल्डिंग में काम करता है। तो ये था अपना 3rd लेसन, जो इस पार्ट के साथ में अपना पूरा हो गया है। और जो इनके पाठ्यगत अभ्यास पर के प्रश्न है
वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। यदि आपको भाई ये लेसन अच्छा लगा है तो अपने जितने भी क्लास में दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। यदि आपको PDF लेनी है तो उसके जो प्ले लिस्ट है उसमें जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उनमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।